सभी को मेरा नमस्कार, स्नेह भरा प्रणाम। मैं हूँ सोनल गोयल, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। 2008 मेरा बैच है और आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को लेके, जो कि हम सबको पता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है मिनिमाइजिंग दी प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। मिनिमाइजिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से प्लास्टिक, जो हमारे दिनचर्या में प्लास्टिक इतना आ चुका है, तो उसकी यूज़ को कैसे कम किया जाए और हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एक सस्टेनेबल वातावरण, उसको किस तरीके से प्रमोट करें, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें, अभी हाल ही में 5 जून 2023 को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट किया। तो जब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं तो सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश के बाहर भी जितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर इस इशू को सेलिब्रेट किया गया, इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया। और साथ ही साथ में ये भी सब लोगों ने एक कमिटमेंट ली कि हम अपने वातावरण को, हवा को, पानी को अच्छा बनाने में, स्वस्थ बनाने में अपना कारगर योगदान देंगे। तो आज इन्हीं कुछ विषयों को लेके फ्रेंड्स आपके साथ में मैं जुड़ी हूँ। आप सभी जो इस लाइव सेशन में आए हैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। और ये जो एक सेशन है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब अगर हम अपने आगे आने वाले समय की बात करें तो अगर हम अपने नेचर के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति सजग नहीं होंगे तो हम अपना योगदान नहीं दे पाएंगे और हम कहीं ना कहीं पृथ्वी, जो माँ पृथ्वी है, धरती माता है, उसकी तरफ जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसमें खरा नहीं उतरेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है कि हम इस इशू पे बात करें। तो मिनिमाइजिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड प्रमोटिंग अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इस बार का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 5 जून का जो थीम था, वो थीम भी था हमारा से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे हम मिनिमाइज करें, उसके ऊपर था। तो अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और ये सिर्फ हमारे ज़मीनी स्तर पे, हमारे जो पृथ्वी के ऊपर जो वातावरण है, जो जैविक स्पीशीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारी जो ओशंस हैं, हमारे जो मरीन लाइफ है, हमारी वाइल्ड लाइफ है, उसको भी इम्पैक्ट करता है। और अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो हमारी हर डेली की जो दिनचर्या है उसमें एयर भी ब्रीथ, हम जो खाने के टिफिन बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, जो बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी प्लास्टिक की मात्रा है। और एक डेटा अभी रिलीज हुआ कि जो प्लास्टिक कंजम्पशन इंडिया में है, वो प्लास्टिक कंजम्पशन इंडिया में पिछले 5 सालों में काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। और इंडिया की जो प्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं, इंडिया प्रोड्यूसेस 3.4 million tons of plastic waste in a year and only 30% of it is being recycled. तो 3.4 million tons of plastic waste जनरेट होता है, लेकिन इसका सिर्फ 30% हम प्रोसेस या रिसाइकिल कर पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स, लिमिटेड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कल्चर है सिंगल यूज प्रोडक्ट्स, कि एक बार में हमने उसको यूज किया और उसको फिर हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसको फेंक दिया। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से ये प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा मात्रा में हो रहा है। और कहीं ना कहीं शायद वो कन्वीनियंट है, कहीं ना कहीं शायद वो चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए वो ऑल्टरनेटिव्स को हम यूज कर रहे हैं। हम अगर अपने देश की बात करें तो इस इशू को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया कि प्लास्टिक के यूज को कम से कम लेके आए, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक को। और लास्ट ईयर 2022 में, इन द ईयर 2022, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइड द
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, जो कि 12 अगस्त 2021 को नोटिफाई हुए। और उसमें क्या इम्पोर्टेंट मापदंड लिया गया है? इट इज प्रोहिबिटिंग द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, stocking, distribution, sale and use of the identified single use plastic items which have low utility and high littering potential with effect from 1st of July। तो 1 जुलाई 2022 से इस तरीके की मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ द आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल, इस पे बैन किया गया। साथ ही साथ में अगर हम फ्रेंड्स देखें कि हमारे जो खाना हम कई बार प्लास्टिक के प्लेट्स में खाते हैं, तो उसमें भी टॉक्सिक का एक ये है मात्रा है, टॉक्सिक कंडीशन है। हम अपने आसपास देखते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ पे स्ट्रे कैटल, जो गायें हैं, जिनको अप्रोप्रिएट खाना नहीं मिल पाता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली गार्बेज या इस तरीके के लूज मटेरियल्स जो उनको अवेलेबल रहते हैं सड़क पे, वो खा रही हैं। और अगर हम उनके इंटेस्टाइन में देखें, उनका जब भी कोई अगर मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है किसी कारणवश, तो देखा जाता है कि प्लास्टिक की, पॉलीथीन और प्लास्टिक की मटेरियल की मात्रा कितनी हाई है उनके इंटेस्टाइन में। हम अपनी गौ माता की अगर हम उनकी लाइफस्टाइल और उनकी हेल्थ की बात करें, तो ये बहुत ही दुखदाई है। तो अब हम इस पे थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। इसके कारण जानना जरूरी है और ये किस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है। तो जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, एक तो ये कि हमारी बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी में जितने भी हमारे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मरीन और टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम में हैं, वो इफेक्ट होते हैं। और एक स्टडी है जिसमें ये भी लिखा कि ओवर 800 species are negatively impacted by marine litter and more than 90% of the birds and fish are estimated to have plastic materials in their stomach। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात मैंने आपको बताई कि more than 90% of birds and fish have plastic particles in their stomach। तो कितना ये हार्मफुल है। क्लाइमेट क्राइसिस की अगर हम बात करें, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को प्लास्टिक कंट्रीब्यूट करता है। और 2019 में एक स्टडी आई, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारी जो ग्लोबल एमिशंस हो रही हैं, उसमें प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ अगर हम अपनी बात करें, अगर हम मानव ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में भी जो ये माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे शरीर में एंटर कर रहे हैं। चाहे हम वो प्लास्टिक की बोतल का यूज देखें, चाहे हम प्लास्टिक की प्लेट का यूज देखें, चाहे प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ जिससे हम ड्रिंक ले रहे हैं, अपना शरबत पी रहे हैं, तो ये किस तरीके से हमारी एक अभी CNBC आवाज का एक टीवी डिबेट था 5 तारीख को, मैं उसमें मैंने भी एज पैनलिस्ट उसमें भाग लिया। तो उसमें एक सीनियर डॉक्टर थे, हेल्थ एक्सपर्ट, जिन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से जो प्लास्टिक की जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर फूड पर्पस और जिसमें हम खाना रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस खाने में उसके कुछ माइक्रो पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो जब ये माइक्रो पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे कैंसर का बढ़ावा हो रहा है हमारे शरीर में। कैंसर और बाकी अलग अलग तरीके की जो है डिजीजेस बढ़ रही हैं। तो ये जो है ये बहुत ही हानिकारक है। और एक चीज और मैं आप सबकी संज्ञान में लाना चाहूंगी, हालांकि आपको पता है कि हमारे जो प्लास्टिक वेस्ट है, जब उसको बर्न किया जाता है, आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि जब इस प्लास्टिक वेस्ट को स्पेशली बर्न किया जाता है, तो इसका जो धुआं है, इसका जो फ्यूम्स निकलता है, वो नॉर्मल कूड़े को जलाने से और ज्यादा हानिकारक है, जो कि एयर पॉल्यूशन करता है, जिससे इल हेल्थ हैजार्ड्स और हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये किसी भी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट जो है अच्छा नहीं है। हम उस बॉडी की बात करें यूनाइटेड नेशंस, जिसका इंडिया भी
पार्टनर नेशन है। तो यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 2030 एजेंडा दिया 2015 में, जिसको उन्होंने नाम दिया ग्लोबल गोल्स। और ग्लोबल गोल्स का इनका जो मेन जो टारगेट था वो था फॉर एड्रेसिंग दी पॉवर्टी इरेडिकेशन, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड प्रमोटिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल बाय 2030। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए जिससे कि डायरेक्टली हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम करें, राइट। तो एक जैसे उसके अंदर SDG गोल है, गोल नंबर 13, जो कि बात कर रहा है क्लाइमेट एक्शन की। तो क्लाइमेट एक्शन में उन्होंने बोला कि हम अपनी अडेप्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करें टू क्लाइमेट रिलेटेड हैजार्ड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। हम एजुकेशन, अवेयरनेस, ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज क्रिएट करें, साथ ही साथ में इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू द नेशनल पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग। हम अगर SDG 14 की बात करें, जो कि बात करता है लाइफ बिलो वाटर, उसमें भी उन्होंने बोला कि जो हमारे मरीन और कोस्टल इकोसिस्टम है उसके अंदर जो लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, कोस्टल जो स्पीशीज हैं, जो वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है, तो उस पे भी जो है पॉल्यूशन का इल इम्पैक्ट आ रहा है, स्पेशली प्लास्टिक। तो उसके चैलेंज को भी हमें मिटिगेट करना है, हमें ओशंस के पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। जो SDG नंबर 15 है वो बात करता है लाइफ ऑन लैंड। तो लाइफ ऑन लैंड में उन्होंने एजेंडा दिया कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, रिस्टोर डिग्रेडेड सैंड एंड ऑयल। तो इस तरीके से ऐसे कंजर्व माउंटेन इकोसिस्टम, हम माउंटेन की बायोडायवर्सिटी को हम प्रिजर्व करें। तो इस तरीके से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस की ओर तरफ से दिए गए, जो कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल अर्थ के लिए बात करते हैं। अब अगर हम अपने देश की बात करें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमने एक प्रोजेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE, और एक एक्रोनिम है जिसकी फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एंड इट इज अ मिशन टू इन्वॉल्व पीपल in tackling the negative impacts of climate change. Life is a mission to involve people in tackling the negative impacts of climate change. So ये जो इनिशिएटिव है ये इनकरेज करता है एक लाइफस्टाइल को that focuses on being mindful of how we use resources and aims to change our current habits of using and discarding things. और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ मिशन का, वो है to utilize the power of social networks to bring about climate change awareness. तो एक इन्होंने ये भी बात की कि मिशन इज ऑल्सो एमिंग टू क्रिएट अ ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ एनवायरमेंट एंथुसियास्ट called the pro planet people who are committed to adopting and promoting इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल्स। तो जो हमारा जो 3 pillars ऑफ लाइफ है, विच इज इंक्लूडिंग प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, knowledge about sustainable modes of transportation like bicycles, electric vehicle, consciousness about water wastage, understanding the environmental labels, organic, plastic free, energy star rating, adopting greener consumption habits by assessing personal carbon footprint, using renewable energy sources like wind and solar power, and being aware of conscious fashion choices, avoiding the products which are made of leather, fur and animal testing etc. तो बेसिकली हमारी जो
लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेली की दिनचर्या है, हमारा जो लाइफ का डेली रूटीन है, उस रूटीन में हम किस तरीके से बिहेवियरल चेंज को लेके आए, हम चेंज अवेयरनेस को लेके आए, और उसमें हम प्रो प्लैनेट अप्रोच को कैसे इंटीग्रेट करें, हम लोगों को अवेयर करें, किस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को हम रिप्लेस करें। मैं आगे सेशन में ये भी बताऊंगी कि कुछ प्रयास हमने एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हमने लिए, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पे काम कर रही हैं, और किस तरीके से हम ये कोशिश करें कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को यूज करें, किस तरीके से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस पर अमल करते हुए उस पर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। इंडिया में हमने देखा किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन रूरल और अर्बन दोनों ही बहुत सक्सेसफुल अभियान रहे, और जहाँ पे उसका मेन जो लक्ष्य था शुरुआत में, स्पेशली स्वच्छ भारत मिशन रूरल जब इनिशिएट हुआ, जब स्टार्ट हुआ, तो उसका एम था कि हमारे ओडीएफ जो बेसिकली हमारे जो गांव हैं, पंचायतें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको ओडीएफ डिक्लेयर करें, तो ओपन डेफिकेशन फ्री, कि हर घर में, हर हाउस होल्ड में, हर कम्युनिटी ब्लॉक में टॉयलेट फैसिलिटी हो। और उसके साथ साथ ओडीएफ प्लस एक्टिविटीज भी की गई, जिसमें कि बिहेवियरल चेंज, कि सिर्फ टॉयलेट बनाना ही नहीं लेकिन उसको यूज करना, उसकी मेंटेनेंस करना, कम्युनिटी को ओनरशिप लेना, राइट। तो ये इस तरीके से किया जा रहा है, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में भी यही प्रयास है। और स्वच्छ भारत मिशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट एक जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स है, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण। तो स्वच्छ सर्वेक्षण पिछले आई थिंक 4-5 साल से हो रहा है, और स्वच्छ सर्वेक्षण में कुछ पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे आंकलन होता है कि वो शहर साफ है, उस शहर में सफाई के जो मापदंड है उसमें वो कितना खरा उतर रहा है, साथ ही साथ में किस तरीके से वहाँ के सिटीजन्स की पार्टनरशिप है, किस तरीके से RWS कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे ये जितने भी हम सैनिटेशन में हम जो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं वो सस्टेनेबल हो। हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट है कि कूड़ा हमारा ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, वो सेग्रीगेट होके जा रहा है, उसके बाद क्या कोई प्रोसेसिंग हो रही है या सिर्फ डंप हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि किस तरीके से लोग ऑल्टरनेटिव्स को लेके आ रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स को किस तरीके से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं आप लोगों के क्वेश्चंस तो लूंगी, लेकिन अपने कुछ इनिशिएटिव्स जो मेरा कार्यकाल रहा अब तक, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स मेरे हो गए सर्विस में। मैंने त्रिपुरा राज्य में काम किया और हरियाणा में काम किया ऑन डेपुटेशन, और अब मैं बैक टू त्रिपुरा कार्डर हूँ एंड आई एम पोस्टेड एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा हाउस। तो जो भी हमारे विशेष रूप से शहर हैं, गांव के इलाके हैं, तो उसमें हम सब देखते हैं कि पूरे इंडिया में, ये सिर्फ दिल्ली में, हरियाणा में या त्रिपुरा ही नहीं, ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, सब जगह में कहीं ना कहीं आज भी प्लास्टिक का जो यूज़ है, जो प्लास्टिक हमारी यूटिलाइज लोग कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वो मात्रा काफ़ी हाई है। हालांकि अब लास्ट ईयर से जब से बैन हुआ है तो इंडस्ट्रीज भी कोशिश कर रही हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव्स का इजाज़ करें। पेपर प्लेट्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से यूज़ किया हुआ डिस्पोजेबल जो सामान, जो पहले जैसे थर्माकोल की प्लेट्स, थर्माकोल के ग्लासेस, प्लास्टिक के ग्लासेस, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। तो ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब भी अपने लेवल पे कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अगरतला में थी, अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल में, जब मैं
एज CEO जब पोस्टेड थी, 2012 की बात है, तो हालांकि तब ये प्लास्टिक बैन नहीं हुआ था। फ्रैंकली ये प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, ये नहीं हुआ था। लेकिन तब भी वहां पे क्योंकि लोगों की भी अवेयरनेस थी और गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव था कि हम प्लास्टिक के यूज को कम करें, उसको रिप्लेस करें, ऑल्टरनेटिव्स देखें। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स की गई, पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से की गई, फिर हम जब देखते हैं कि जब कोई मुहिम एक हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं तो उसमें आम जनता के साथ जुड़ने के लिए NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो ये सब जो हैं ये इनिशिएटिव्स ये बहुत ही सस्टेनेबल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों की भागीदारी होती है। इसी तरीके से जब मेरी फरीदाबाद में पोस्टिंग हुई, मैं कॉरपोरेशन में थी एज कमिश्नर और मैं फर्स्ट CEO ऑफ द स्मार्ट सिटी भी बनी, तो वहाँ पे तो हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, सबके साथ से शहर का विकास, सबके साथ से शहर का विकास। और हमने जो है हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना शहर है। तो यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की स्थिति उस टाइम में बहुत अच्छी फ्रैंकली नहीं थी। हमारे जो सैनिटेशन वर्कफोर्स थे, लगभग 7,000 एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन में थे उस टाइम में, और उन्हीं के द्वारा ही वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जाता था, कलेक्शन किया जाता था और उसकी डिस्पोजल या रिसाइकलिंग की लिमिटेड फैसिलिटीज़ थी। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट यही शुरुआत करी कि जब हम स्वच्छता की बात करें तो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिसाइकलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किस तरीके से घरों से कूड़ा आ रहा है, तो उसको जब हमने एनफोर्स करना शुरू किया तो डेफिनेटली कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो जब रेजिस्टेंस होती है तो फिर लोगों के बीच में जाके हमें अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या फ़ायदा होगा, सिटीजन्स के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे शहर के लिए क्या ज़रूरी है। तो वो सब हमने किया और साथ ही साथ में एनफोर्समेंट के साथ में अपील की भी कोशिश करी और एक बिहेवियरल चेंज लाने का प्रयास किया। और जहाँ तक हम प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें फ्रेंड्स, तो प्लास्टिक पोल्यूशन में हमने जैसे जूट बैग डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स इन मार्केट एरिया है ना, तो बड़ी बड़ी जो मार्केट एरियाज है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करें कि क्लॉथ बैग दिया। वहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी बोला कि भाई आपके यहाँ पे क्योंकि वो चालान की अदरवाइज प्रोविजन है, तो चालान्स भी किए, एनफोर्समेंट भी किया, साथ ही साथ उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आप पेपर बैग्स का यूज़ कीजिए या दूसरा मटेरियल यूज़ कीजिए, या लोगों को बोलिए कि वो घर से अपना थैला लेके आए। आपको ध्यान हो कि जब मुझे ध्यान आता है कि जब मैं अपने स्कूल में जब मैं छोटी थी, जब मैं अपने स्कूल में थी, तो मेरी मदर अगर मदर डेयरी से सब्जी लाने के लिए जाती थी, सफल से सब्जी लाने के लिए जाती थी, तो मम्मी अपने घर से थैला लेके जाती थी जिसमें वो सब्जी और फ्रूट लेके आती थी। और ऐसे ही अगर गली में जो वेंडर आता था, जो ठेले वाला आता था भैया, तो वो भी ये बोलता था कि आप अपना थैला ले आइए, मैं उसमें डाल देता हूँ, या आप अपना कोई बर्तन ले आइए उसमें डाल देता हूँ। लेकिन अब ये कन्वीनियंस हो गया है सबके लिए शायद, कि सभी सोचते हैं कि हम क्यों कैरी करें, तो वो दुकानदार भी दे देता है कि ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और जो हम लोग जो हैं, जो हम खरीदते हैं, तो उसको उनको भी कन्वीनियंट लगता है कि हम क्यों कैरी करें, राइट। तो ये जैसे फरीदाबाद में हमने किया, तो फिर हमने जब ये मुहिम स्टार्ट करी तो लोगों का भी सपोर्ट मिला, लोगों ने, फिर NGOs ने भी अवेयरनेस कैंपेन किए, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स भी की, और हमने अलग अलग लोकेशन में होर्डिंग्स और ये सब भी लगाए, और साथ ही साथ में कुछ 1-2 प्रोजेक्ट भी लिए स्मार्ट सिटी में, जिसमें कि प्लास्टिक को यूज़ करके सड़क का निर्माण, तो सड़क का निर्माण आप देखेंगे अब वो टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि प्लास्टिक को यूज़ करके, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको यूज़ करके, उसको रिसाइकिल करके हम रोड भी बना सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट भी लेके आए हम। और जब मेरी झज्जर में पोस्टिंग हुई तो झज्जर में भी
हमने इस तरीके के ही प्रयास किए। इनफैक्ट वहाँ पे हमने सब डिपार्टमेंट्स को जोड़ा, डिपार्टमेंट्स को भी कहा कि आप भी अवेयरनेस कीजिए, और हमारी जो मशीनरी होती है, जो बेसिकली सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और उनके नीचे वाला जो स्टाफ होता है, उनको बोल के हमने एनफोर्समेंट एक्टिविटी भी कराई, डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्स की। तो ये छोटे छोटे प्रयास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और बेसिकली लोगों में जागरूकता सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अवेयरनेस जनरेशन एंड बिहेवियरल चेंज। तो अगर वो समझेंगे इस बात को, तभी वो अपना बिहेवियर चेंज करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। त्रिपुरा में पिछले 2-3 साल में बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो बैम्बू बॉटल्स बना रहे हैं। तो बैम्बू, हम सबको पता है कि त्रिपुरा एक नेचुरली रिच, रिसोर्स रिच स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही छोटा और सुंदर राज्य है, लेकिन उनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, पाइनएप्पल है, बैम्बू है, रबर है। तो वहाँ पे त्रिपुरा बैम्बू मिशन में बैम्बू की बॉटल्स बनाई जा रही हैं, और वो अब जो बॉटल्स हैं लोग उसको डेली में यूज़ कर रहे हैं। और साथ ही साथ में मैं बताना चाहूँगी कि रिसेंटली जो हमारी आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अकेडमी जो होती है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस अकेडमी में भी ये बैम्बू की बॉटल्स को यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे भी ऑफिसर ट्रेनिंग्स के लिए अब ये ऑर्डर की जा रही हैं त्रिपुरा से ये बॉटल्स। तो ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। और इनफैक्ट त्रिपुरा बैम्बू मिशन में अब उन्होंने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में काम कर रहे थे, उनको जोड़ा है, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। और विशेष रूप से कई इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो विमेन ड्रिवन है, वो महिलाएं उसका संचालन कर रही हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी पॉजिटिव बात है कि एक तरफ तो हम एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं और दूसरा हम महिलाओं को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि जो मैंने अपने फील्ड में लिए। और एज कमिश्नर मैंने देखा कि जब भी हम कोई नाली की सफाई करते हैं, कोई सीवर की सफाई करते हैं, तो आज भी उसमें सबसे ज्यादा कूड़ा जो कि चोकिंग का कारण बनता है वो होता है प्लास्टिक वेस्ट, पॉलिथीन्स। तो ये अगर मिनिमाइज हो जाए तो हमारी जो ओवरऑल मेंटेनेंस है, हमारा जो ओवरऑल क्लेनलीनेस स्ट्रक्चर है, वो हमारा सिस्टम इम्प्रूव होगा। और इसमें डेफिनेटली हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी भागीदारी के बिना ये नहीं हो सकता। तो मूविंग फर्दर फ्रेंड्स, तो हमारी प्लास्टिक के अलावा अब हम और क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, हमारी जो आसपास की हवा है उसको स्वच्छ बनाने में, जो वाटर है उसको स्वच्छ बनाने में, और क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेज विच कैन बी यूज। तो हमें पता है कि सोलर एनर्जी आजकल हम ऑफिसेज में भी देख रहे हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिस में देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्डिंग्स इनफैक्ट सोलर एनर्जी से हमारी रन हो रही है। मुझे याद है कि 2012 में हमारा जो अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल का ऑफिस था, तो मेरे से पहले जो मेरे प्रीडिसेसर थे उन सर ने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था जिसमें कि सोलर पैनल से ही वहाँ की उस ऑफिस की बिजली की कंजम्पशन को पूरा करने का प्रयास किया जाना था। तो उस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके गए। तो ना ही हमने उस बिल्डिंग में सोलर पैनल के थ्रू हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मीट आउट किया, लेकिन उसके आसपास के एरिया में भी फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म हम लोग क्रिएट कर पाए। तो इट एक्चुअली बिकेम अ रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल अलॉन्ग विद द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि सोलर एनर्जी इज एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो इस तरीके से हमारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें लेके आना चाहिए। तो अब अगर हम बात करें, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन भी हैं, तो मैं अब इस पे आते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स की ओर जाएं। तो वो क्या हो सकते हैं, यू ऑप्ट फॉर रीयूजेबल ऑल्टरनेटिव्स। तो रीयूजेबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन, स्टेनलेस स्टील की वाटर बॉटल,
या जैसे मैंने बैम्बू बॉटल बताया या वुडन बॉटल हो सकता है, या फिर क्लॉथ शॉपिंग बैग्स, है ना। और जो फूड कंटेनर्स हैं वो फूड कंटेनर्स प्लास्टिक के ना होके दूसरे मटेरियल के हैं। और हमारी जो पैकेजिंग मटेरियल है, इनफैक्ट ये भी एक स्टडी है जिसमें ये भी बताया गया है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है कहीं ना कहीं वो भी हानिकारक है। तो चूज सस्टेनेबल पैकिंग जो कि बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल मटेरियल से बनी हो। हम देख रहे हैं, मैंने कुछ दिनों पहले कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो वो कुछ ऐसा बेबी केयर प्रोडक्ट्स थे मेरी चाइल्ड के लिए। तो उस कंपनी ने उसको रैप इस तरीके से करके दिया कि वो बबल रैप नहीं था, वो प्लास्टिक रैप नहीं था, वो दूसरा मटेरियल था जो मुझे लगा कि पेपर से जैसा है लेकिन पेपर से थिक है। तो और उस मटेरियल ने बहुत अच्छे से पैक करके दिया और वो आइटम जो है वो मुझे बहुत सेफली मुझे रिसीव हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से अब कंपनियां भी इस तरीके के प्रयास कर रही है कि वो किस तरीके से बबल रैप, प्लास्टिक पैकेजिंग को जो है उसको ऑल्टरनेटिव उसका क्या हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं उसको लेके आए। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को डेफिनेटली हमें रिड्यूस करना चाहिए, हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लीन अप एफर्ट्स। आपके आसपास के जो एरिया हैं, जरूरी नहीं है कि आपके म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन या काउंसिल उसी की जिम्मेवारी है, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि अगर कोई क्लेanलीनेस ड्राइव हो रही है या ऐसा कुछ इनिशिएटिव हो रहा है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ में आप यूज भी कर रहे हैं तो उसका डिस्पोजल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका डिस्पोजल अप्रोप्रिएटली हो, राइट। एंड देन बीपीए फ्री ऑल्टरनेटिव्स, लुक फॉर प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज बीपीए फ्री, जो कि स्पेशली फूड और बेवरेजेस से रिलेटेड जो हो। हम लोग प्लास्टिक का माइक्रोवेव जो कंटेनर्स हैं जो कि प्लास्टिक ओरिएंटेड हैं उनको ना लें। हम लोग इस तरीके के ब्रांड्स को जो कि सस्टेनेबल पैकेजिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल पैकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मैंने एक बेबी प्रोडक्ट्स कुछ ऑर्डर किए और उन्होंने जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को बबल रैप या प्लास्टिक रैप में ना रैप करके उन्होंने कुछ ऐसा मटेरियल लिया हुआ था, कुछ पेपर और जाली सा था, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि क्या मटेरियल है वो, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से वो प्रोडक्ट रैप होके और वो डिलीवर हुआ मेरे घर पे। और ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जो ऑनलाइन डिलीवरी के हैं जो कि यूज कर रहे हैं। तो जरूरत क्या है कि हम इनोवेट करें, हम जो है उसके ऑल्टरनेटिव्स को खोजें। तो ये इंडस्ट्री की भी जिम्मेवारी है जो कि वो चीज बना रही है, वो भी ऑल्टरनेटिव्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स को लेके आए, और वो सिटीजन्स की भी जिम्मेवारी है। और ये छोटे छोटे प्रयास ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं अपने खुद के जो मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए उसके अलावा भी शेयर करूं कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारी जो नॉर्मल एक ब्यूरोक्रेसी काम करती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काम करता है, उसमें भी हमारी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती हैं उसमें जो पहले हम देखते थे कि सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स रखी जाती थी टेबल्स पे, उसको रिप्लेस कर दिया गया है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं बहुत सारी मीटिंग्स हाल ही में अटेंड की हैं, तो अब ये सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स नहीं यूज होती हैं। क्या यूज होता है कि या तो ग्लास रखा जाता है जिसको रिफिल किया जाता है, या फिर दूसरे मटेरियल की, स्टील की या दूसरे मटेरियल की जो बॉटल है वो रखी जाती है जिसमें पानी अगर खत्म हो तो वो पानी रिफिल कर दिया जाता है और साथ में ग्लास रहता है। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रयास है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव हैं। आप देखिए कि एक ही मीटिंग में अगर सपोज उसमें 50 पार्टिसिपेंट्स भी हैं तो कम से कम 50-60 बॉटल्स जो कि वेस्ट जनरेट होता, तो वो कम करने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई व्हीकल का भी यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट में। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को वैसे भी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हम ई व्हीकल्स को यूज करें। यूज ऑफ
साइकिल को भी प्रमोट किया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम ये भी देख रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद में ये भी रियलाइज किया कि फिजिकल फाइल्स मूव करना, उसमें प्रोसेसिंग करना कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है, डिले भी होते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम ऑफ फाइल मूवमेंट, ई फाइलिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑफ फाइल मूवमेंट, ऑफिस प्रोसीजर्स, वो भी उसमें कोशिश की जा रही है इनकॉर्पोरेट करने की। तो उससे क्या है कि जब डिजिटली चीजें मूव होंगी तो आपका पेपर वेस्ट भी रिड्यूस हो गया, और जब पेपर कंजम्पशन कम होगी तो हमें पता है कि एक पेपर को जनरेट करने में कितने पेड़ों को काटना पड़ता है, कितने ट्रीज को कट करना पड़ता है। तो वो सब वेस्ट हमारा हम रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। तो ये कुछ चीजें थी फ्रेंड्स जो मैंने मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। किस तरीके से प्लास्टिक, किस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक, किस तरीके से हमारे और भी हजार्डस पोल्यूशन, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, कितना इम्पॉर्टेंट है हमें समझना। और स्पेशली क्या इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने यंगर जनरेशन, हमारे स्कूल कॉलेज में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी हम अवगत कराएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है इस पे समझना, क्योंकि दे आर द फ्यूचर लीडर्स। उन्हीं के ऊपर आगे की जनरेशन निर्भर करती है, इंडिया की ग्रोथ डिपेंड करती है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 में विकसित भारत का जो एक स्लोगन दिया है, तो उस विकसित भारत में हम सबकी भागीदारी होनी सुनिश्चित है। उसी से ही हम अपना देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो कॉल टू एक्शन में हम क्या कर सकते हैं, तो हमारी एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी लेवल पे हम प्रोग्राम कराएं, अवेयरनेस ड्राइव्स कराएं। अगर आप जो है कर पाए तो क्लीन अप ड्राइव्स करें, बीचेस की ड्राइव करें, है ना, और ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करें अपने आसपास, क्योंकि पेड़ हर जगह चाहिए। और एक एजुकेशनल कैंपेन्स, रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स, इको फ्रेंडली चीज़ों को प्रमोट करना, स्वच्छ भारत मिशन में अपनी भागीदारी देना, एजुकेशनल कैंपेन्स करना, और क्लीन अप ड्राइव से ओशंस या रिवर्स में या फिर वाटर बॉडीज में ही नहीं, लेकिन हर जगह जहाँ पे भी आपको लगता है पब्लिक प्लेस है, तो वहाँ पे हमें ये सब को करना चाहिए। हमें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, क्लीनर वाटर, क्लीनर एयर, हेल्दियर इकोसिस्टम, और हमारे ओवरऑल हेल्थ की भी बात है। अगर हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा तो उससे हमारा जो ओवरऑल जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहेगा, बोथ हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ। इसमें अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है और नेटिव प्लेस हमारा पानीपत हरियाणा है, मेरे फादर वहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरी एजुकेशन सब दिल्ली में ही हुई। तो हमें ध्यान है कि किस तरीके से हम अपने बचपन में कितना एंजॉय करते थे। रात को सपोज लाइट चली गई, क्योंकि उस टाइम घर में जनरेटर नहीं था या इन्वर्टर नहीं था, तो हम छत पे चले जाते थे या कॉलोनी में बाहर आ जाते थे सब बच्चे, पेरेंट्स, और खेलते थे। और रात को भी वो तारों की जो चिमचिमाहट थी उसको एंजॉय करते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि वो सब क्लीनर स्काई है वो देखने को नहीं मिलता। जब सर्दियों का टाइम थोड़ा आने लगता है, स्पेशली दिल्ली में, तो पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है, स्मॉग की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां करा दी जाती हैं। तो आप सोचिए कि मुझे इतना पेन फील होता है। मुझे याद है कि 2 या 3 ऐसे हुए कि जो 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, उस दिन बच्चों की छुट्टी थी। तो जो डे उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मनाने चाहिए, वो बच्चे घर में हैं कंपल्शन में, क्योंकि एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है, उनकी हेल्थ खराब हो जाएगी स्मॉग की वजह से, पोल्यूशन की वजह से। तो ये सब बहुत ही चिंताजनक विषय है कि ये कब तक ऐसे बढ़ेगा, कब तक हम इसको होने देंगे, और क्या हमारी एज नागरिक जिम्मेवारी नहीं है कि हम इसको सुधारने में, सिचुएशन को सुधारने में अपना चाहे छोटा ही हो योगदान देने की कोशिश तो करें, राइट। और डेफिनेटली हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं 2-3 सवाल लेना चाहूंगी। ऑल्टरनेटिव
एक क्वेश्चन आया है, ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक क्या हो सकता है? मैम, ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक क्या हो सकता है? एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन डेली लाइफ। अभी भी किसी ने लिखा कि हम डेली लाइफ में सस्टेनेबल प्लास्टिक को कैसे यूज करें, सस्टेनेबल सोर्सेस को कैसे यूज करें। तो देखिए कि हमारी ऐसे कुछ बायोडिग्रेडेबल, मैंने बताया बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे प्लास्टिक हम कैसे यूज कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक स्पेशली हमारे डिस्पोजेबल आइटम में, हमारे स्ट्रॉज, हमारे जो खाने की प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स में इवन स्ट्रॉज जो हैं जिससे हम अपना शरबत लेते हैं वो अब पेपर की बनने शुरू हो गई, पेपर की थोड़ी थिक क्वालिटी की। हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लेट्स हैं वो पेपर प्लेट्स हो गई, या फिर वो पत्तों की, पेड़ के पत्तों की प्लेट्स हो गई। ग्लासेस बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के हो गए। मैंने आपको त्रिपुरा का एग्जाम्पल दिया कि त्रिपुरा के ही एग्जाम्पल में हमने किस तरीके से बैम्बू बॉटल्स का इजाद किया, और बैम्बू बॉटल्स अब काफी हाई मात्रा में वहां पे लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं और भी ऑल्टरनेटिव्स होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये एक इंडस्ट्री सेक्टर से भी हम सबकी अपील है कि इंडस्ट्री सेक्टर भी इसमें एक्सप्लोर करे कि और ज्यादा इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्री सेक्टर भी एक्सप्लोर करे। अच्छा, जूट बैग्स की हमने बात करी, जूट बैग्स, पेपर बैग्स, है ना, क्लॉथ बैग शॉपिंग के लिए जब हम जाते हैं। तो प्लास्टिक का तो बिल्कुल हमें मनाही ही कर देनी चाहिए, और बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं। किसी ने ये सवाल पूछा, व्हाट आर द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आई कैन आस्क माई फैमिली टू अडॉप्ट एट होम? आई कैन आस्क माई फैमिली टू अडॉप्ट एट होम। फ्रेंड्स, आप घर में डेफिनेटली देखिए सस्टेनेबल प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं अगर वहाँ पे डेफिनेटली ये जो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग करके अगर कलेक्ट करने का उनका कॉर्पोरेशन का, काउंसिल का, या इस गांव में अगर ऐसा इनिशिएटिव है तो हम वो करें। कई बार क्या होता है कि वो होता है लेकिन सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं जैसे अपने घर में मेरा तो इवन तो गवर्नमेंट फाउंडेशन है, एनडीएमसी एरिया के अंडर आता है, तो हमने वो अलग सिस्टम किया हुआ है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम डेली दिनचर्या में ही ऑर्गेनिक चीज़ों को कैसे यूज़ करें, है ना। ऑर्गेनिक मतलब आप जब मार्केट से खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो अपने बैग लेके जाएं। स्पेशली फल सब्जी लाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, अपने घर से थैला लेके जाएं। और वो थैला क्या है, वो 100 रुपये का, 50 रुपये का थैला, वो आपका बहुत टाइम तक चल जाएगा। तो अल्टीमेटली इन लॉन्ग रन इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट। तो ये हम घर में कर सकते हैं। और जैसे अभी क्या है, आजकल रीयूजेबल सिलिकॉन बेस्ड फूड रैप्स आने शुरू हो गए हैं, तो वो उस तरीके के ऑल्टरनेटिव्स देखिए। ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ पैकेजिंग मटेरियल आना शुरू हो गया, उसको देखिए। हम जब ऑनलाइन चीज़ें मंगवा रहे हैं, ब्रांड्स मंगवा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सर्च भी करिए कि भाई ऐसे कौन से ब्रांड हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल और एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग यूज कर रहे हैं। उनको बढ़ावा दीजिए। उनको बढ़ावा देने के लिए उनके बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। तो क्या है, वर्ड ऑफ माउथ से उस इंडस्ट्री को भी एनकरेजमेंट मिलेगी कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया, तो लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और जब उस इंडस्ट्री को अप्रिशिएशन मिलेगी तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है उनको भी लगेगा कि हम भी इसमें शिफ्ट हों, हम भी इस चीज को अडॉप्ट करें, तो और ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने आएंगे। एक क्वेश्चन है कि हम लोकल इनिशिएटिव्स जो कि सरकार की तरफ से लिए जाते हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। फ्रेंड्स, बहुत इजी है उसमें पार्टिसिपेट करना। आप देखिए, ये सिर्फ मैं एनवायरनमेंट की बात नहीं करूंगी, हमारे बहुत सारे कैंपेन्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ब्लड डोनेशन कैंपेन, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने का कैंपेन, पेड़ों को लगाने का कैंपेन, क्लीनलीनेस ड्राइव है ना, हेल्थ कैंप्स लगते हैं। तो उसमें सब में आप अपनी पॉजिटिव भागीदारी निभा सकते हो। और स्पेशली मेरी अपील है यूथ से कि हम अपने छोटे छोटे प्रयास करने में भी हिचकिचाएं ना। हम ये ना सोचे कि अरे हम ये छोटी सी चीज कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा।
आप इसको इस तरीके से सोचिए कि अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। अभी एक सिटीजन ने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि मैम आई एम प्राउड टू से दैट आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड बैंगलोर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, है ना। तो किसी ने लिखा, बहुत ही अच्छा मुझे लगा वो पढ़ के कि उस सिटीजन को प्राइड फील हुई कि वो इंदौर से है। और इंदौर, भोपाल, मध्य प्रदेश की काफी शहरों ने पिछले लगभग 3-4 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में हमेशा टॉप 3 रैंक्स में वो लोग लेके आए हैं। डेफिनेटली चंडीगढ़ भी आया है, एनडीएमसी भी आया है, लेकिन इंदौर, बैंगलोर, और अगर खुद भी हम देखें, अपने आसपास देखें और अगर हम उनसे कंपेयर करें तो काफी वहां पे जो अवेयरनेस है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो की गई है। लेकिन क्या इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले इंदौर और भोपाल मैंने विजिट किया, तो क्या है कि सिटीजन्स की भी बिहेवियरल चेंज है। चाहे उस पूरी एक लेन में कूड़ेदान रखा है, तो अगर कोई पब्लिक वहां से मूव कर रहा है तो उसको अगर 100 मीटर 200 मीटर चल के भी आना है तो वो कूड़ा जो है वो उसी में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, वो सड़क पे नहीं डाल रहे हैं। जैसे हम विदेश में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे यहाँ तो फाइन है, अगर हम यहाँ पे ये डालेंगे, कूड़ा डालेंगे तो कोई हमारा फाइन ना हो जाए ज्यादा। तो ये डर हमें अपने देश में क्यों नहीं रहता? ये तो एक सेल्फ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी लाना चाहिए ना हमें, कि हमारा जो पॉपुलेशन बेस है उसके हिसाब से हमारे देश में अभी शायद एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो उसमें कम है नंबर में। लेकिन क्या हम एज सिटीजन हम गवर्नमेंट की हेल्प नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या हम सेल्फ रिस्ट्रेनिंग, सेल्फ कंट्रोलिंग बिहेवियर नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि हम अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो अपने लेवल पे डेफिनेटली कर सकते हैं। यू कैन यूज क्लॉथ, जूट बैग्स, यू कैन यूज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, वेस्ट को सेग्रीगेट करें, पेड़ लगाएं अपने आसपास। मैंने अभी 5 जून को जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो मेरे आसपास में जो लोग थे, जो मेड्स हैं जो घरों में काम करती हैं, मेरी कॉलोनी के गेट कीपर, गार्ड, उनको बुला के मैंने एक एक पौधा गिफ्ट किया और मैंने उनको बोला कि आप अपने घर में अगर जगह है तो वहां लगाइए, या घर के पास में जो भी जगह है, ओपन स्पेस है, पार्क है, वहां पे इस पेड़ को लगाइए। और इस पेड़ को लगाते वक्त आसपास के लोगों में भी जागरूकता लेके आइए कि हमारे को पर्यावरण सुरक्षा में अपना सहयोग देना है। और अगर हम नहीं देंगे तो आज नहीं देंगे तो कल को ये समस्या और विकराल रूप ले लेगा। यमुना नदी का पोल्यूशन के बारे में सबको पता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के इल इफेक्ट हैं जो हमारे सब आंकड़ों में आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ेगी। और ये एक चेन है, मतलब आप इसका एक पार्ट हैं। और ऐसा नहीं कि आपका ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत छोटा है। हमें छोटे छोटे प्रयास से ही हम अपना जो है अपने जो देश के अंदर जो इस इशू को हम फेस कर रहे हैं उसको कम करने में डेफिनेटली हम सफल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का सेशन हो गया है। एक लास्ट, ऑल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक इन मेडिकल सेक्टर। जी, मेडिकल सेक्टर में जो प्लास्टिक है, काफ़ी आई ऑल्सो एग्री कि मेडिकल सेक्टर में जो मेडिकल वेस्ट है उसमें काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक है। तो उसमें भी मैंने कहीं पढ़ा और देखा भी है कुछ हॉस्पिटल्स ने कि उनका वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी अब उन्होंने इम्प्रूव किया है। साथ ही साथ में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, जो उनका मेडिकल चीज़ें जो वो प्रोक्योर कर रहे हैं ना। एंड दी बायो बेस्ड प्लास्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो बायो बेस्ड प्लास्टिक क्या है? बायो बेस्ड प्लास्टिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज सच एज प्लांट स्टार्चेस, सेलुलोज और एल्गे। तो प्लांट स्टार्चेस, सेलुलोज और एल्गे, और ये पैकेजिंग में, सर्जिकल ग्लव्स में, डिस्पोजेबल सिरिंजेस में, उसमें इसका यूज कहीं कहीं पे शुरू हुआ है। डिस्पोजेबल
सिरिंजेस, सर्जिकल ग्लव्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। तो ये कहीं ना कहीं जो कि हमारा जो रूटीन में जो एक प्लास्टिक कंज्यूम हो रहा था उसके ये ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि हमारी मेडिकल और हॉस्पिटल जो इंडस्ट्री है, जो मेडिकल सेक्टर है, उसमें ये यूज किया जा रहा है। डेफिनेटली इसको और इम्प्रूव करने की हमें जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये अब मेरी तरफ से ये कुछ डिस्कशन थे। किसी ने लास्ट में 2-3 सवाल और पूछे हैं, फ्रैंकली टाइम की वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ। और कुछ इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के रिलेटेड भी हैं, यूपीएससी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस किसी ने पूछे हुए हैं। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सेशन नहीं है ये, और अगर मैं स्टार्ट करूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाता है वो सेशन। तो मेरा जो एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ सोनल गोयल IAS, और मेरा फेसबुक पेज है सोनल गोयल IAS पेज, इवन ये वाला जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे मेरे पिछले कई सेशंस का वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा। तो वो जो आपको अगर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में, अगर तैयारी के बारे में अगर जानना है, उसकी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में, फेसबुक पेज पे आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को कि हम एंड में क्या करें। हम एंड में देखिए यही है कि हमारे जो चेंज है, महात्मा गांधी जी ने कहा, हमारे फादर ऑफ द नेशन ने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो आप जो बदलाव लाना चाहते हैं उस बदलाव का हिस्सा बने, उस बदलाव को लाने में सहयोग करें, तभी वो बदलाव आएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ जी ये होना चाहिए, लेकिन हम अगर उसमें कुछ कर नहीं रहे, अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, तो बदलाव नहीं आएगा। राइट, सो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और लास्ट में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड भारत रत्न, क्योंकि मैं उनको काफ़ी फॉलो करती आई हूँ, तो उन्होंने एक बात, उन्होंने एक जगह एड्रेस था उनका, यूथ को वो दे रहे थे ऑन एनवायरनमेंट। तो उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम if we plant 10 trees and nurture them, during our lifetime if we plant 10 trees and nurture them, we will have over 10 billion trees, we will have over 10 billion trees, and these 10 billion trees can definitely contain the climate change problem, and these 10 billion trees can definitely contain the climate change problem। तो ये सजगता, ये अवेयरनेस, ये बिहेवियरल चेंज हमें लाने की जरूरत है, और उसके साथ साथ एक्शन लेने की जरूरत है, उसके साथ साथ उस पर हमें एफर्ट लेने की जरूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन रूरल सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण, हमारा जो प्रोजेक्ट लाइव इनिशिएट किया गया, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लाइमेट जस्टिस की बात करी, और उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बोला कि हमारे जो देश है वो अब लीडर बन रहा है, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एंड ही मेंशन्ड दैट इट इज बिकमिंग अ पब्लिक मूवमेंट। और ये मिशन जो है नई कॉन्शियसनेस स्प्रेड कर रहा है अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, लाइफस्टाइल चेंजेस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमारी फार्मिंग, जिसमें हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक रोड मैप की तरह एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के लिए ली जा रही हैं, और हर इंडियन, हर भारतीय उसका पार्ट बने, यही उनका आह्वान है, यही उनकी रिक्वेस्ट है। तो लेट अस ऑल प्लेज टुडे, I would like to conclude by requesting you all, let us all pledge today to make small changes for a better and a brighter future, a better tomorrow, and हर एक्शन, हर जिम्मेदारी जो हम लेते हैं हमारे माँ अर्थ के लिए, हमारी मदर अर्थ के लिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वन एक्शन एट अ टाइम, एटलीस्ट वन एक्शन एट अ टाइम फॉर आवर मदर अर्थ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सब कमिटमेंट लें, हम लोग अपने आप से कमिटमेंट लें कि हम पेड़ लगाएं, हम पेड़ों की रक्षा करें, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपनी जीवन दिनचर्या से हटाएं,
ऑल्टरनेटिव जो हमारे रीयूजेबल सोर्सेज हैं उनको लेके आएँ, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेके आएँ और अपने यंगर जनरेशन को भी इस सब के बारे में एजुकेट करें। तो यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप सब लोग जो आज इस सेशन में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब मिलके डेफिनेटली अपने देश को, अपने कंट्री को, अपने एनवायरनमेंट को और माँ भारती, मदर अर्थ को प्रिजर्व करने में हम डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। और आप सब लोग प्रयास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।